न्यू चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस सेल यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है और वेटेज वाइज देखें तो 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज है। एक क्वेश्चन सेल साइकिल से, एक क्वेश्चन माइटोसिस से, एक क्वेश्चन मियोसिस से, तो 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज है। कभी कभार 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं सभी चैप्टर में। वैसे इस चैप्टर में भी है कि चैप्टर के नाम के बाद बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ लिखा रहता है जो कि इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और हेडिंग इंट्रोडक्शन। देखें क्या इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लिखा है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लाइफ की शुरुआत, लाइफ स्टार्ट विद सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल है जाइगोट। जाइगोट बनता है, फिर उसी से डिवीजन होता है और तभी हम लोगों की बॉडी में इतने सारे सेल हैं। तो दुनिया के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो मल्टी सेलुलर है, अगर वो सिंगल सेल का है तब तो सिंगल सेल का था, सिंगल सेल का है। लेकिन अगर वो मल्टी सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसके लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से होती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक सेल से जीवन की शुरुआत होती है और किसी ऑर्गेनिज्म में लाखों सेल पाई जाती हैं, तो ये लाखों सेल आ कहाँ से जाती हैं? तो देखो क्या होता है। तो पहला सवाल तो ये रटना है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल है कौन? जाइगोट। लेकिन उसके बाद फिर मिलियंस ऑफ सेल हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ तो होता होगा तभी लाखों सेल हो जाती हैं। तो होता क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसमें पाए जाने वाली जो सेल है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसमें पाए जाने वाली जो सेल हैं उनके 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है ग्रोथ और दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 पहचान, वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी पहचान है, उसमें से 2 कैरेक्टर हैं, एक है ग्रोथ, एक है रिप्रोडक्शन। सामान्यतः अगर हम ग्रोथ को समझें तो ये बढ़ जाना है, साइज या फिर नंबर का बढ़ जाना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी कॉपी बनाना, मतलब कोई सेल डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। डिवाइड इनटू 2। अब ये होता कैसे वो देखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है जिसको हम पेरेंट सेल कहेंगे। तो इस पेरेंट सेल में सबसे पहले होगी ग्रोथ,
और ये सेल बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या देखने को मिला, ग्रोथ, और उसके बाद इसका डिवीजन हो जाएगा। जब ये डिवीजन हो जाएगी तो दो नई सेल बनेंगी और जिनको कहेंगे डॉटर सेल। डॉटर सेल फिर से ग्रो कर जाएंगे, फिर से ग्रो कर जाएंगी, ये वाली डॉटर सेल भी ग्रो करेगी। तो फिर से क्या होगी, ग्रोथ, और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, डिवीजन, और फिर डॉटर सेल बनेंगे। तो हो क्या रहा है कि यहां हो रहा है डिवीजन, फिर हो रहा है ग्रोथ, फिर हो रहा है डिवीजन। तो क्वेश्चन ये है कि किसी एक सेल से जीवन की शुरुआत होती है, मिलियंस ऑफ सेल बन जाती हैं, तो उसके पीछे मेन साइकिल है ग्रोथ और डिवीजन की। ग्रोथ होगी, फिर डिवीजन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर डिवीजन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर डिवीजन होगा। तो हमेशा डॉटर सेल ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे होते होते ही क्या हो जाएगा, लाखों सेल बन जाएंगे। लिखो इतना। तो जो पहली बात समझाई गई है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से होती है और फिर उसी सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ साइकिल चलती है ग्रोथ की, फिर डिवीजन की, फिर ग्रोथ, फिर डिवीजन, फिर ग्रोथ, फिर डिवीजन। ऐसे चलते चलते फिर लाखों सेल बन जाती हैं। चलो एनसीईआरटी खोलो। जैसा कि आपको पहले से ही थोड़ा बहुत अंदाजा है क्या, कि चाहे बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, हाईलाइट कर लो, स्टार्ट देयर लाइफ कहां से, तो कहोगे सिंगल सेल से। कह रहा यू में वंडर, आपको आश्चर्य होगा कि कैसे कैसे एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आंसर यहां से मिला है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी सेल की भी या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और सभी सेल की खास बात यह है कि वो रिप्रोडक्शन करेंगे कैसे, तो वो डिवाइड कर जाएंगे किसमें, टू में। ईच पेरेंटल सेल गिव राइज क्या करेगी, दो डॉटर सेल बनाएगी। जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल होंगी वो फिर से क्या करेंगे, ग्रो करेंगी, फिर से डिवाइड करेंगी और गिव राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय किसके द्वारा, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। इन अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ किसकी, ग्रोथ और डिवीजन अलाउ, यही सिंगल सेल से बना देती है क्या, मिलियंस ऑफ सेल। जनरल इंफॉर्मेशन थी, बहुत कुछ खास नहीं था। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग यही है, सेल साइकिल। यहां से स्टार्ट है, ये सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन है, ये फेजेज ऑफ सेल साइकिल है और उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहां तक दिया है। ऐसा कोई पेपर होता नहीं है जिसमें सेल साइकिल से सवाल ना आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालिए सेल साइकिल। हेडिंग डालिए साइकिल। हेडिंग डालिए सेल साइकिल। जरा देख लीजिए फिर लिखिएगा आराम से।
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की खास बात यह है कि क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल का बंटवारा होता है। लेकिन जब जब सेल का डिवीजन होता है तब तब दो घटनाएं और हो जाती हैं। तो सेल डिवीजन के लिए दो घटनाएं और हो जाती हैं। एक तो सेल की ग्रोथ होती है और दूसरा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेल की ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तभी सेल का डिवीजन होगा। लेकिन इसका एक सही क्रम है, पहले डिवीजन करेंगे कि पहले ग्रोथ करेंगे कि पहले रेप्लिकेशन करेंगे, इसका सही क्रम है। तो होता क्या है कि सबसे पहले होती है सेल की ग्रोथ, उसके बाद होता है डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन और उसके बाद होता है सेल डिवीजन। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, अभी लिखो नहीं देख लियो, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म और पेरेंट सेल इसको कह सकते हैं। सेल अपना साइज बड़ा कर लेगी, तो सेल ने अपना साइज बड़ा कर लिया। तो जब सेल की ग्रोथ होती है, सेल का साइज बड़ा होता है, तो वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में इसकी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। सेल की ग्रोथ का मतलब है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होना, तो सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस का साइज जितना बड़ा था ये उतना ही बड़ा बना हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए मिलेगा। मान लेते हैं कि किसी के पास 2 बीघा जमीन है और उसके 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चों को 2-2 बीघा जमीन देना चाहता है, तो कैसे देगा? 2 ही बीघा जमीन है, दोनों बच्चों को 2-2 बीघा जमीन देना है। इसका एक ही तरीका है कि वो पहले 2 बीघा जमीन खरीदे, जमीन डबल करें, फिर बच्चों को बांटे, तो जितनी पिताजी के पास थी उतनी ही बच्चों के पास जाएगी। तो डीएनए का जो भी अमाउंट इस पर्टिकुलर सेल के अंदर है, यदि चाहते हैं कि ऐसा ही अमाउंट दोनों डॉटर सेल में मिले, तो अमाउंट का बंटवारा करने से पहले अमाउंट को डबल करना पड़ेगा। तो उसके बाद करेंगे क्या, सेल इसी अवस्था में बनी रहेगी और सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कंटेंट डबल कर लेंगे। तो जब डीएनए का कंटेंट डबल करेंगे तो उसी को क्या कहोगे, रेप्लिकेशन। तो इस दौरान होगा क्या, ये है न्यूक्लियस, उसके अंदर है डीएनए, ये भी है न्यूक्लियस, उसके अंदर है डीएनए। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि डीएनए का कंटेंट 2C है, अभी क्या है C अभी आगे बताएंगे, और डीएनए का कंटेंट बढ़ के 4C हो गया, इसका मतलब डीएनए डबल हो गया। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें डीएनए की सिंथेसिस की जाए या जीनोम को डबल कर दिया जाए, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस दौरान क्या हुआ, डीएनए की सिंथेसिस या डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। अब डीएनए भी डबल हो चुका है, साइटोप्लाज्म भी काफी ज्यादा हो चुका है, तो सेल का बंटवारा कर देते हैं। तो अब सेल का बंटवारा कर दिया जाएगा।
तो जब सेल का बंटवारा कर दिया जाएगा तो जितनी बड़ी ये पेरेंट सेल थी उतनी बड़ी ही दो सेल मिलेंगे, और जितना डीएनए इस सेल के पास था उतना ही डीएनए इस सेल और इस सेल के पास भी मिल जाएगा। इसका मतलब सेल डिवीजन क्या है? तो डिवीजन वास्तव में क्या है? तो डिवीजन वास्तव में ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो डीएनए कंटेंट आपने डबल किया, जो साइटोप्लाज्म कंटेंट आपने डबल किया है, उसको बराबर बराबर दोनों पेरेंट प्रोजेनी सेल में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो इस दौरान क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म। एक आखिरी सवाल है। तो घटनाएं हो गई तीन, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ करना है, डीएनए की सिंथेसिस या डुप्लीकेशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म इनटू किसमें, डाटर सेल में करना है। तीन घटनाएं होनी है। इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जो लगातार होती ही रहती है? तो इसमें से साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कभी बंद नहीं होता है। अगर हम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करें तो सेल हमेशा थोड़ा थोड़ा बड़ी होती ही रहती है। तो कौन सी चीज है जो कंटिन्यूअस होगा? आंसर देंगे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। लेकिन चाहे वो डीएनए की सिंथेसिस हो और चाहे बंटवारा हो, ये किसी पर्टिकुलर फेज में होता है। तो ये कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि इसकी खास बात यह है, टेक प्लेस एट स्पेसिफिक फेज, किसी स्पेसिफिक फेज में होती है। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये कौन सी फेज है। ये एस फेज है। तो अगर हम ओवरव्यू लिखें, एनसीईआरटी में जो सेल साइकिल का पहला वाला पैराग्राफ लिखा उसमें यही सारी कहानी लिखी है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के दौरान दो और घटनाएं हो जाती हैं। सिर्फ डिवाइड ही नहीं करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और डीएनए का रेप्लिकेशन भी करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर सेल की ग्रोथ, डीएनए के रेप्लिकेशन और डिवीजन का जो साइक्लिक इवेंट है उसी को हम कहते क्या है, सेल साइकिल कहते हैं। लेकिन इन साइक्लिक इवेंट में होता क्या है? तो जब ग्रोथ होती है तो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है, जिसके बाद जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की सिंथेसिस या जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, और फिर जब डिवीजन होता है तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म को बराबर बराबर क्या करना है, बांट देना होता है किसी डाटर सेल में। ये तीनों घटनाएं अगर सही क्रम में नहीं होंगी कि आप पहले डिवीजन कर लो बाद में डीएनए की सिंथेसिस कर लो, तो पेरेंट सेल में फिर वो डीएनए नहीं रहेगा, डाटर सेल में वो डीएनए नहीं रहेगा जो किसी पेरेंट सेल में पाया जाएगा। तो क्रम अगर गड़बड़ कर दिया, अगर इसको सही क्रम में नहीं करेंगे तो जो डाटर सेल बनेगी उसमें इंटैक्ट जीनोम नहीं आएगा। ये लिख लीजिए, फिर दो लाइनें लिखना है। तो दो तीन लाइनें जरा लिख लीजिए। सबने लिख लिया है? दो तीन लाइनें लिख लीजिए। सेल साइकिल करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर पूछेगा तो तीन है। सबसे पहले होगी सेल की ग्रोथ, उसके बाद
डीएनए रेप्लिकेशन और उसके बाद सेल डिवीजन, ये करेक्ट सीक्वेंस क्यों जरूरी है? अगर करेक्ट सीक्वेंस नहीं हुआ तो करेक्ट डिवीजन नहीं होगा, और फिर पेरेंट सेल के बाद जब डॉटर सेल बनेंगी तो उसके पास सही जीनोम नहीं होगा, किसी डॉटर सेल के पास कम हो जाएगा, किसी डॉटर सेल के पास ज्यादा हो जाएगा। तो क्यों जरूरी है? फॉर करेक्ट डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, एंड इंटैक्ट जीनोम इन डॉटर सेल, किसी डॉटर सेल में जीनोम क्या हो? सही हो। एक और क्वेश्चन, सेल साइकिल सही हो ये कौन रेगुलेट करता है? तो सेल साइकिल भी जेनेटिक कंट्रोल के अंतर्गत आती है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। लिख लिया? देखें, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग, वहां लिखा है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, दो इवेंट हो जाएंगे, एक डीएनए का रेप्लिकेशन और एक सेल की ग्रोथ। ऑल दीज प्रोसेस, कौन सी? सेल का डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ, ये सब होती है किस मैनर में? कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं। और अगर ये सही तालमेल से नहीं हुई, इनका पर्पज क्या है? इनको सुनिश्चित करना है कि सही क्या हो, डिवीजन हो और फॉर्मेशन हो प्रोजेनी सेल, जिसमें क्या मिले? इंटैक्ट जीनोम मिले। जो सीक्वेंस है, इस दौरान सेल डुप्लीकेट करेंगे, अपने जीनोम को सिंथेसिस करेंगे, बाकी कंस्टिट्यूएंट, जैसे साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होगी तो सेल ऑर्गेनेल की भी डुप्लीकेशन होगा, और अंततः सेल क्या कर जाएगी? दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। इसी को कहोगे क्या? सेल साइकिल। आल्दो सेल ग्रोथ अगर हम किस रेस्पेक्ट में करें, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करें, तो ये देखो लिखा है सेल ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये होती है ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, और वो एस फेज होती है, आगे देखेंगे। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसमें? डॉटर न्यूक्लियाई में, बाई कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये सारे इवेंट अंडर द जेनेटिक कंट्रोल होंगे। हेडिंग डालिए, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। फेजेज ऑफ सेल साइकिल। छूट गया क्या? तो हेडिंग डाल लीजिए, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। हेडिंग जरूर यहाँ फेजेज ऑफ सेल साइकिल पढ़ी है, लेकिन पहले फेज डिस्कस किया नहीं, डिस्कस आगे किया है। पहले जनरल बात यह है कि अगर हम किसी टिपिकल
यूकैरियोटिक सेल की सेल साइकिल को समझना चाहते हैं तो किस सेल की सेल साइकिल पढ़ें? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ह्यूमन सेल को ले लीजिए और उसको कल्चर मीडियम में डिवाइड कराइए। जैसे टिश्यू कल्चर होता है, कल्चर मीडियम का होता है ऐसा कोई मीडियम जहां सेल डिवीजन कराया जा सके। तो किसी ह्यूमन सेल का यदि सेल डिवीजन कल्चर में कराओगे तो उसको ह्यूमन सेल कल्चर कहेंगे और उससे एक एक फेज समझने में आसानी मिलेगी। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को अगर समझना चाहते हैं या सेल साइकिल को समझना चाहते हैं तो कहां देखें? ह्यूमन सेल इन कल्चर। एक क्वेश्चन, जैसे ह्यूमन सेल इन कल्चर की बात करोगे वैसे पूछा जाएगा कि ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो आंसर देंगे क्या? 24 घंटा होता है। तो जैसे आप 24 घंटा बोलोगे वैसे पूछेगा कि क्या दुनिया की सभी सेल का ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल बराबर होता है? तो कहोगे बराबर नहीं होता है, अलग अलग सेल और अलग अलग ऑर्गेनिज्म दोनों बातों पर। तो सेल साइकिल का जो टाइम है वो वेरिएबल होता है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी बदलता है और सेल टू सेल भी बदलता है। तो दूसरा सवाल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या होता है? वेरिएबल होता है ऑन ऑर्गेनिज्म और किस पर? सेल पर। अब चूंकि वेरिएबल है तो यही लिख लेंगे। तो ह्यूमन सेल का कितना आया? 24 आया। और ईस्ट का कितना आया? ईस्ट का आ गया 90 मिनट। अब लिख लीजिए, बढ़े बेटा आगे। फिर से हेडिंग डाल लीजिए, फेज ऑफ सेल साइकिल। यहां रियल में फेज पढ़ना है, अभी लिखेंगे नहीं देखेंगे। किसी पर्टिकुलर सेल की यदि सेल साइकिल की बात करें तो सेल के पास जो टोटल टाइम है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। किसी सेल की सेल साइकिल के सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। एक का नाम एम फेज होता है, अभी लिखिएगा नहीं सुनिएगा, और दूसरे का नाम इंटरफेज होता है। तो अगर सेल के फेज की बात करें तो कैसे होगा? तो पहले होगा एम फेज, सॉरी पहले होगा इंटरफेज, उसके बाद एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एम फेज क्या है तो देखो एम फेज क्या है। तो एम फेज 2 इंटरफेज के बीच में है। तो आई फेज क्या है? तो कहोगे 2 एम फेज के बीच में है। ये तो बेवकूफे बनाना हुआ है। एम फेज क्या है? आई फेज के बीच में। आई फेज क्या है? एम फेज के बीच में है। इसका कोई मतलब नहीं है। असली मतलब देखो क्या है। असली मतलब ये है कि जो इंटरफेज है इसका दूसरा नाम रेस्टिंग फेज है। इसका नाम सिर्फ रेस्टिंग फेज है, लेकिन ये रेस्ट नहीं कर रही है। रेस्टिंग फेज इस नाते इसका नाम किया गया क्योंकि डिवीजन नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? इस दौरान वास्तव में सेल डिवीजन की तैयारी चल रही है। सेल डिवीजन की जब आप तैयारी करोगे तो करोगे क्या? 2 ही तैयारी करनी होती है। एक होती है सेल की ग्रोथ करना और एक डीएनए का रेप्लिकेशन। भाई 3 ही घटनाएं तो होनी है। लिखो नहीं, लिखने छाप लेना बाद में, पहले सुन लो क्या है।
इंटरफेज का मतलब है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग इस रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो रेस्टिंग फेज में है, लेकिन वास्तव रेस्टिंग फेज में नहीं है। सेल वास्तव में कर क्या रही है, तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन है किसकी, सेल डिवीजन की। और प्रिपरेशन में करेंगे क्या, दो ही काम कर रहे हैं, एक तो सेल की ग्रोथ करनी है और एक सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। ये दोनों काम कब किए जाएंगे, इंटरफेज में। ठीक है, अब जब इंटरफेज पूरा हो जाएगा तब फिर डिवीजन शुरू करेंगे। तो जब डिवीजन शुरू करेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा, एम फेज। तो एम फेज असली में सेल डिवीजन है, असली में क्या है, सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन कब होगा, तो आंसर देंगे एम फेज। आप ये बताइए कि तैयारी में ज्यादा वक्त लगेगा कि काम होने में ज्यादा वक्त लगेगा, तो तैयारी में वक्त ज्यादा लगेगा। इसी नाते किसी पर्टिकुलर सेल साइकिल का 95% से ज्यादा टाइम किसमें चला जाता है, इंटरफेज में चला जाता है। तो 5% से कम टाइम में क्या हो जाता है, एम फेज हो जाता है। अब अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो कितने घंटे हमारे पास हैं, 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे का केवल 1 घंटा किसमें है, एम फेज में। तो बचे कितने, 23 घंटा, वो किसमें चले जाएंगे, इंटरफेज में। तो जो ओवरव्यू ये है कि किसी भी सेल की जो सेल साइकिल है उसके दो पार्ट हैं, एक का नाम है इंटरफेज, एक का नाम है एम फेज। इंटरफेज ही वो फेज है जिसमें सेल प्रिपेयर करती है सेल के डिवीजन की। अब डिवीजन की प्रिपरेशन में दो मेन काम करने पड़ेंगे, एक कौन सा, एक हमको काम करना पड़ेगा सेल की ग्रोथ और एक हमको करना पड़ेगा डीएनए का रेप्लिकेशन। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, 95% से ज्यादा समय किसमें खर्चा हो जाता है, इसी इंटरफेज में। तो बचा कितना, 5% से कम टाइम किसमें जाएगा, एम फेज। एक्चुअल सेल डिवीजन कब होता है, तो कहोगे एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में होता है। और एम फेज का दूसरा नाम माइटोटिक फेज भी होता है। एक आखिरी सवाल, एम फेज में करोगे क्या, सेल डिवाइड करोगे, तो कैसे डिवाइड करोगे। तो यदि सेल का डिवीजन करना है तो हमको दो चीजों का बंटवारा करना पड़ेगा, पहले न्यूक्लियस का बंटवारा करना पड़ेगा, फिर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बंटवारे को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के बंटवारे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये बताओ पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे कि पहले साइटोप्लाज्म का, पहले न्यूक्लियस का। तो क्वेश्चन पूछा गया है एम फेज की शुरुआत किस फेज से होती है, एम फेज की शुरुआत किस फेज से होती है, तो कहोगे कैरियोकाइनेसिस। और एम फेज खत्म कब होता है, तो कहोगे साइटोकाइनेसिस। अब लिखो, फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, दूसरा फेज बिटवीन टू क्या, इंटरफेज, उसके नीचे भी लिखना है। तीसरा, इसमें दो घटनाएं होंगी, कैरियोकाइनेसिस, ये है न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा है ये है साइटोप्लाज्म डिवीजन। क्वेश्चन पूछा गया है एम फेज स्टार्ट और क्वेश्चन पूछेगा एम फेज एंड, तो बताओ क्या बताओगे, एम फेज कब से शुरू होगा,
तो आंसर देंगे कैरियोकाइनेसिस। और एम फेज एंड पूछेगा साइटोकाइनेसिस। जबकि इंटरफेज क्या है, तो कहोगे फेज ऑफ सेल फॉर प्रीपेयर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की तैयारी करोगे। अब तैयारी में क्या करोगे, तैयारी में क्या करोगे, तो सबसे पहले इसी में फेज में, यही वो फेज है जिसमें सेल की ग्रोथ करोगे। और क्या करोगे, डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे। इस पर्टिकुलर फेज में मोर देन 95% टाइम लगेगा। तो इस पर्टिकुलर फेज में लेस देन 5% टाइम लगेगा। तो यहां टोटल कितनी देर दिया है, 1 घंटा। तो यहां टोटल 23 आवर। सेल साइकिल के कौन कौन से फेज हैं, तो कहोगे इंटरफेज और एम फेज। तो पहले क्या होगा, तो पहले होगा इंटरफेज, फिर क्या होगा एम फेज, फिर क्या होगा, फिर इंटरफेज, फिर क्या एम फेज, फिर क्या इंटरफेज, ऐसे चलता रहेगा। इंटरफेज क्या है, तो कहोगे 2 लगातार एम फेज के बीच है। और एम फेज क्या है, 2 लगातार इंटरफेज के बीच में है। कौन किसके बीच में है पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, एम क्या है, 2 इंटरफेज के बीच में है। और आई क्या है, 2 एम फेज के बीच में है। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ भाई, हो गया। फिर से हेडिंग डालें, फेज ऑफ सेल साइकिल। अभी बताए हैं कि सेल साइकिल की 2 फेज हैं, एक है इंटरफेज और एक है एम फेज। लेकिन चूंकि इंटरफेज काफी बड़ी है, इस नाते ये 3 भागों में बटी है। एक का नाम है G1 फेज, एक का नाम है S फेज और G2 फेज। G1 फेज का दूसरा नाम, तो G1 का मतलब होता है ग्रोथ फेज 1, और G2 का नाम ग्रोथ फेज 2। इसको गैप 1 भी कहते हैं और इसको गैप 2 भी कहते हैं। अभी लिखो नहीं, जरा देख लो। अब ये कैसा गैप है तो वो डायग्राम से समझ में आएगा। इधर देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल साइकिल है
ये है G1 फेज, ये है S फेज, ये है G2 फेज और ये है M फेज। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवन गैप है किसके किसके बीच, तो कहोगे डीएनए की सिंथेसिस और सेल के डिवीजन के बीच में है। अच्छा, G2 कहां है? यही तो डीएनए की सिंथेसिस और डिवीजन के बीच में है, यही तो गैप है। गैप का मतलब क्या है? दो फेज के बीच में पाए जाना। तो डीएनए की सिंथेसिस और डिवीजन के बीच, डीएनए की सिंथेसिस और डिवीजन के बीच ये भी गैप है, ये भी गैप है। तो कौन सा गैप माइटोसिस के पहले है और कौन सा गैप माइटोसिस के बाद है? जो पहले होगा उसे प्री माइटोटिक गैप कहोगे और जो बाद में होगा उसे पोस्ट माइटोटिक गैप कहोगे। तो पहले कौन है? ये पहले है कि ये पहले है? हमको कोई जल्दी नहीं है, तो हमें बताओ कि वही लिख देंगे। फिर से सुन लीजिए ध्यान से। जीवन क्या है? तो कहोगे सेल के डिवीजन और सिंथेसिस के बीच गैप। G2 भी क्या है? डीएनए के सिंथेसिस और डिवीजन के बीच गैप। बस एक गैप माइटोसिस के पहले है और एक गैप माइटोसिस के बाद है। तो भैया ये गैप माइटोसिस के पहले है। G2 देखो पहले है ना, तभी तो माइटोसिस होती है, और ये गैप माइटोसिस के बाद है। तो कौन सा गैप पहले है, कौन सा गैप बाद है? तो जीवन वाला क्या है? तो कहोगे पोस्ट माइटोटिक गैप। और G2 वाला क्या है? प्री माइटोटिक गैप। अभी लिखो नहीं, एस फेज का पूरा नाम सिंथेसिस फेज है। और देखो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 24 घंटे का, उसमें से केवल 1 घंटा कहां है? तो बाकी 23 घंटा कहां है? इंटरफेज। और उसमें देखो लगभग 8 से लेकर के 12 घंटा किसमें चला जाता है? जीवन में। लगभग 6 से 8 घंटा किसमें? एस में। और 3 से 4 घंटा किसमें? G2 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी फेज कौन सी है? G1 फेज। और सबसे छोटी फेज कौन सी है? तो आंसर देंगे क्या? M फेज। अच्छा, सही सीक्वेंस क्या है? अरे जब साइकिल में तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो कहीं से शुरू करोगे गलत हो जाएगा। अभी जल्दी 2019 में आया है कि सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो भैया करेक्ट सीक्वेंस में पहले करोगे इंटरफेज, फिर करोगे ना एम फेज। तो इंटरफेज में सबसे पहले क्या होगा? जीवन होगा। तो अगर करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा जाए, अभी लिखो नहीं बेटा, सुन लो। अगर आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे पहले क्या बताओगे? जीवन, के बाद एस, G2 और उसके बाद एम फेज। एक क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ड्यूरेशन का सीक्वेंस बता दो। ड्यूरेशन का सीक्वेंस, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो यही है, सबसे बड़ा क्या है? जीवन, उससे कम एस, उससे कम G2 और उससे कम एस फेज, सॉरी एम फेज। कौन सा? एम फेज। तो 2 क्वेश्चन तो ये निकल के आ गए हैं कि सही क्रम क्या है? G1 S G2 M। और ड्यूरेशन का भी सही क्रम क्या है? तो G1 S G2 M। इसमें से जीवन क्या है? तो कहोगे
लॉन्गेस्ट फेज और M क्या है, शॉर्टेस्ट फेज। और जरा देख लो होता क्या है, कभी मैंने आपको पीछे बता रखा है कि भाई चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2, ये यहां से यहां तक है क्या, इंटरफेज। लिखो नहीं, लिख लेना बाद में, है इंटरफेज। और इंटरफेज में तो दो ही घटनाएं होनी है, एक तो सेल की ग्रोथ होनी है और एक डीएनए की सिंथेसिस होनी है। तो देखो यहाँ होगी सेल की ग्रोथ, तभी G1 नाम इसका है ही, यहाँ भी ग्रोथ होगी तभी G2 नाम है, और यहाँ S लिखा है, इसका मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो काम की बात सुने, होता क्या है कि जब कभी सेल साइकिल चल रही होती है और इंटरफेज से M फेज या G1 से S से G2 से M फेज ये सब चल रहा होता है, तो घटनाएं दो ही होनी है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कर लो, डीएनए का रेप्लिकेशन कर लो, फिर थोड़ी साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कर लो और फिर सेल डिवाइड कर लो, फिर से साइटोप्लाज्म की ग्रोथ करो, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करो, फिर थोड़ा सा ग्रोथ करो और फिर से क्या करो, डिवाइड करो। तो किसी पर्टिकुलर सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो कितना होता है। तो यदि कोई हैप्लॉइड सेल है, यदि कोई हैप्लॉइड सेल है तो उसमें जो डीएनए है उसको सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी। ये सेंटीमॉर्गन नहीं है, सी इसकी यूनिट है दूसरा। लेकिन यदि ये कोई डिप्लॉयड सेल है तो जो डीएनए का कंटेंट है वो 2C है। हैप्लॉइड सेल का मतलब N होता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर सेल N में है तो डीएनए कंटेंट C होगा, और अगर 2N में है तो डीएनए कंटेंट कितना होगा? 2C होगा। तो आपको आराम से बताना है कि यदि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, यदि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है या सेल का डिवीजन हो रहा है तो सामान्यतया वो डिप्लॉयड सेल में ही होता है। तो देखो कैसे चलता है, लिखिएगा नहीं, इधर देखिए, ये है G1 फेज, फिर ये S फेज, G2 फेज और M फेज। हम सिर्फ डीएनए के कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, जब G1 फेज होती है तो चूंकि सेल डिप्लॉयड है तो यहां डीएनए का कंटेंट 2C है, सेल डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम का नंबर 2N होता है। लेकिन जब हम S फेज में जाएंगे तो डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हम पीछे पढ़े हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4C। लेकिन अभी क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? 2N ही रहेगा। फिर G2 के दौरान डीएनए का कंटेंट डबल होगा कि नहीं होगा? तो भाई जो S फेज में होगा वही तो G2 में होगा, वही नहीं बढ़ेगा तो घटेगा भी नहीं, तो कितना रहेगा? 4C रहेगा, और क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 2N रहेगा। M फेज के दौरान क्या होगा? जब सेल डिवाइड कर रही थी तो सेल डिवीजन के दौरान ये अभी भी 4C ही बना रहेगा और क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? 2N। अब M के बाद फिर से क्या आएगा? G1 फेज आएगा। जब सेल डिवाइड कर जाएगी तो G1 फेज नहीं आ जाएगा? तो जैसे G1 फेज आएगा ये फिर से क्या हो जाएगा? 2C, और यहाँ क्या रहेगा? 2N। ये फर्क है। तो जब डिवीजन हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? 2C। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेल साइकिल में क्रोमोसोम की संख्या और डीएनए का कंटेंट कैसा रहेगा? तो कहोगे 2N से शुरू करेंगे तो 2C से शुरू करेंगे। Gn में 2N होगा और 2C होगा। जैसे S में जाएंगे 2N ही रहेगा, बस 2C क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। उसका जब G2 में जाएंगे तो 4C ही रहेगा, 2N ही रहेगा।
एम फेज के दौरान, ड्यूरिंग द एम फेज, वो 4C ही रहेगा। जब एम फेज खत्म हो जाएगी और 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 2C, और क्रोमोसोम का संख्या जैसे थी वैसे ही। कहने का मतलब है ड्यूरिंग सेल साइकिल क्या होता है, डीएनए कंटेंट ऑफ सेल क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंज। अब लिखो, जरा एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन देख लीजिए। यहां लिखा हुआ क्वेश्चन, चलिए बताएं जरा। कह रहा यू हैव स्टडीज माइटोसिस इन द ओनियन रूट टिप सेल, इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी इन द सेल, कब, एट G1, आफ्टर S एंड आफ्टर M। तो ये जो 16 क्रोमोसोम है ये 2n नंबर है, रूट सोमैटिक सेल है, ये 2n नंबर है। तो अगर ये 2n नंबर है तो कभी भी क्या रहेगी, 2n ही रहेगी। चाहे G1 पर पूछे तो भी 2n नंबर रहेगा, आफ्टर S पूछे तो भी 2n रहेगा, आफ्टर M पूछे तो भी 2n रहेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब क्या है, 16 ही है। फिर कह रहा आल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1, G1 पर कितना, तो G1 पर कितना, तो कहोगे 2C। आफ्टर S, तो आफ्टर S कितना हो जाएगा, 4C। एट G2 4C। इफ कंटेंट आफ्टर M, जरा M के बाद कितना है, 2C, तो M के दौरान कितना रहेगा, 4C, और M के बाद कितना हो जाएगा, 2C। चलिए वापस चलते हैं फिर से। अब एक साइकिल बना रहे हैं, उस साइकिल के चारों तरफ बहुत सारा लिखेंगे, पहले आप सब लिख लीजिए फिर बताते हैं। शुरू करें, शुरू करें। देखें, अक्सर ये सवाल एग्जाम में जो आ रहा है कि कोई भी फेज दे देता है और उस फेज के दौरान होने वाली घटनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन या तो मैचिंग में आते हैं या अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले G1 फेज, G1 फेज के 3 नाम हैं, फुल फॉर्म इसका ग्रोथ 1 फेज या जो ग्रोथ फेज 1 भी है, इसी को गैप 1 भी कहते हैं और इसी को पोस्ट माइटोटिक गैप भी कहते हैं। क्योंकि माइटोसिस के बाद है तो पोस्ट माइटोटिक गैप है। इसमें क्या क्या होता है इससे जुड़े हुए सवाल देखें। तो देखिए ये क्या है, एम फेज है और यहाँ क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस। तो कह रहे हैं कि डिवीजन होने के बाद और डीएनए सिंथेसिस शुरू होने से पहले, यहाँ डीएनए सिंथेसिस शुरू होगी तो डीएनए की सिंथेसिस शुरू होने से पहले और डिवीजन होने के बाद कौन सी फेज है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फेज है, फेज बिटवीन क्या, सेल डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस शुरू होगी और सेल डिवीजन खत्म होगा, उसके बीच में सेल डिवीजन होने के बाद और डीएनए सिंथेसिस शुरू होने के पहले बीच में जो टाइम है उसी का टाइम का नाम क्या है, G1 फेज है। नाम ही से पता चल रहा है कि यहाँ क्या होगी, ग्रोथ होगी
और स्पेशली कौन सी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। लेकिन क्या नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। हाँ, सेल कैसी होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ये सिर्फ लिखा यहाँ है, इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि बाकी फेज में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। सेल कभी भी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती है, सेल हमेशा क्या रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव ही रहती है। वो अलग बात है कि उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होने का मतलब है सेल की डेथ हो जाना, तो काहे डेथ हो जाएगी। तो सिर्फ लिखा यहाँ है, इसका ये मतलब न निकाल लेना कि यहाँ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, यहाँ इनएक्टिव या इनएक्टिव। सब जगह क्या है, एक्टिव ही है। वो अलग बात है लिखा यहाँ है। 2-3 स्पेशल क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। जैसे ये एनसीईआरटी में समरी में लिखा है, जब कभी सेल की ग्रोथ करोगे, साइटोप्लाज्म बढ़ाओगे, तो ऑर्गेनेल को भी डबल करना पड़ेगा। भाई बंटवारा 2 प्रकार का है। जैसे घर में सबसे महंगी महंगी चीजें सोना चांदी रखा है, उसका बंटवारा होना है, और घर में कुछ फर्जी चीजें पड़े हैं, बर्तन वर्तन, उनका बंटवारा होना है। तो जो काम की चीजें वो तो डीएनए के अंदर है, जेनेटिक मटेरियल है, वो असली चीज है, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म का भी तो बंटवारा होना है। तो साइटोप्लाज्म को अगर आप डबल नहीं करोगे तो बांटोगे कैसे। जैसे एक माइटोकांड्रिया को 2 माइटोकांड्रिया करना पड़ेगा, एक गाल्जी कॉम्प्लेक्स को 2 गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो बांटेंगे। वरना एक डाटर सेल में गाल्जी कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरी डाटर सेल में नहीं होगा। तो ऑर्गेनेल का भी तो डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या फेज विद मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन होगा क्या, जब जब ग्रोथ होगी साइटोप्लाज्म की, तब तब ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा। इसका मतलब ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन G2 फेज में भी होगा। इसी नाते एनसीईआरटी बहुत सावधानी से लिखी है कि ज्यादातर ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, तो ज्यादातर ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन G1 फेज में होगा। अभी देखो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ये भी तो ऑर्गेनेल है, इसका किस में हो रहा है, S फेज में, और यहाँ भी होगा। तो ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन भी G1 में, S में, G2 में, सब में होता है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हम कब करेंगे, तो आंसर क्या देंगे, G1 फेज में देंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इस फेज में होना क्या है, डीएनए की सिंथेसिस होनी है। लेकिन जब डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे तो एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए बनने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम कब बनता है, तो आंसर क्या देंगे, G1 फेज। तो सिंथेसिस आप क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसी दौरान आरएनए की भी क्या होगी, सिंथेसिस। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, डीएनए की सिंथेसिस और आरएनए की सिंथेसिस का टाइम अलग अलग है। डीएनए की सिंथेसिस का तो सबको पता है, कहाँ, एस फेज में। लेकिन आरएनए कहाँ बनेगी, तो आरएनए ज्यादातर G1 में बनता है, लेकिन अगर कुछ बाकी रह गया तो कहाँ बन जाएगा, G2 में भी। तो ये 3 स्पेशल सवाल हमने लिख लिए जो एनसीईआरटी में नहीं दिए। ये तब तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्या, ऐसी सेल जो सेल के डिवीजन और डीएनए की सिंथेसिस के बीच में हो फेज, उसका नाम G1 फेज। इस दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। इसी दौरान नहीं, सबके दौरान एक्टिव होगी। इस दौरान सेल की ग्रोथ होगी, सब में होगी, इसमें भी होगी, G2 में भी होगी। इस दौरान क्या होगा, तो आंसर देंगे क्या नहीं होगा, तो कहोगे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। G1 फेज गुजर गया। लगभग कितने, 8 से 12 घंटे गुजर चुके, आधा टाइम तो इसी में निकल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो जाता है, सब चीजें मतलब भर की ग्रोथ हो जाती है, तो तब सेल तय करती है कि अब हमको किसमें चले जाना चाहिए, एस फेज में। तो एस फेज में जाने का मतलब आप समझ लो, अगर सेल ने एक बार एस फेज में कदम रख दिया तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर एस फेज में चले गए तो अब डिवाइड तो होना ही पड़ेगा। तो जब तक एस फेज में नहीं जाओगे तब तक तय कर सकते हो कि हमारा मन नहीं है, हम डिवाइड नहीं करेंगे, काम चल सकता है। लेकिन एक बार एस में चले गए और डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया, तो फिर बंटवारा होना निश्चित है। प्रॉपर्टी जहां डबल हुई
कहाँ क्या हुआ, बंटवारा हुआ। या तो प्रॉपर्टी डबल ना हो तो बंटवारा नहीं होगा। देखो क्या होगा, जैसे एस फेज में गए क्या करेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे या डीएनए की सिंथेसिस करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ। तो चूंकि यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। लेकिन इसी दौरान सेंट्रियोल का भी क्या होना है, डुप्लीकेशन। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। और किसमें होगा, तो आराम से बताएं, किसी प्लांट सेल की एस फेज में क्या होगा, तो किसी प्लांट सेल की एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होगी। और किसी एनिमल सेल की एस फेज में क्या होगा, तो कहोगे डीएनए की सिंथेसिस भी होगी या डीएनए डबल होगा, लेकिन सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो स्पेशल इस दौरान डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, जो 2C था वो कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, जो 2N था वो बाद में भी क्या रहेगा, 2N ही रहेगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। डीएनए की सिंथेसिस करेंगे तो डीएनए की पैकेजिंग नहीं करेंगे। अभी आगे हम लोग 12th में पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, उसमें कई हिस्टोन प्रोटीन लगती हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग वाली जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी भी सिंथेसिस किसमें करेंगे, आंसर क्या देंगे, एस फेज में। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इस नाते हमने अलग कलर में इसमें लिख रखा है, तो स्पेशली याद रखेंगे। एस फेज में क्या होगा, तो कहोगे सिंथेसिस ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, चाहे जो कह लो, उससे कोई मतलब नहीं। कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो इसी दौरान साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। हाँ, चूंकि डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हिस्टोन प्रोटीन कब बनेंगे, तो आंसर क्या देंगे, एस फेज में। अभी एक जल्दी क्वेश्चन आया है, बैक्टीरिया में डीएनए की सिंथेसिस कब होगी और कहां होगी। तो देखो न्यूक्लियस में तो होगी नहीं, क्योंकि वहां न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म में होगी। और कहां होगी, जीवन में कि एस में कि G2 में। तो ये जीवन एस G2 जो पढ़ रहे हो ना, ये यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हो, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन बंटवारे से ठीक पहले होता है। एनसीईआरटी में जो ऑप्शन क्वेश्चन में था प्रायर टू सेल डिवीजन, तो एक लाइन जरा लिख लो, एक लाइन लिख लो, इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस प्रायर का मतलब पहले, प्रायर टू सेल डिवीजन, ब्रैकेट में दीजिए नॉट इन एस फेज, ब्रैकेट में नॉट इन एस फेज मत लगा देना, प्रायर टू सेल डिवीजन। अब आता है G2 फेज। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, इधर देखिए, सेल थी जीवन फेज में, सेल ने ठीक ठाक ग्रोथ कर ली, फिर उसने तय किया कि हम जा रहे हैं किसमें, एस फेज में। डीएनए का रेप्लिकेशन भी कर लिया, सेंट्रियोल भी डबल कर लिया, अब डिवीजन की तैयारी है। तो डिवीजन के ठीक पहले चीजों को चेक किया जाता है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। अगर घर में आपके शादी हुई हो लड़के की, तो बारात जब निकलनी होती है उसके पहले सब चीज देखी जाती है कि सारा सामान खरीद चुके हैं, कि पता लगा एंड टाइम पे कुछ मांग रहे हैं तो एक आदमी मोटरसाइकिल लिए दौड़ रहा है कि ये सामान बाकी, वो सामान बाकी। तो बारात के निकलने से पहले सारे सामान की चेकलिस्ट की जाती है कि सब कुछ है रेडी कि नहीं है। पता लगा वहां कुछ काम सामान ही कम पड़ गया, कह रहे सिंदूर लाओ, कह रहे सिंदूर ही रह गया, गरीब रह गया, एंड टाइम घर में रखा है। ऐसा तो करेंगे नहीं। तो ध्यान से सुने,
देखिए सेल की ग्रोथ हो चुकी है, डीएनए डबल हो चुका है, अभी क्या होना है, डिवीजन होना है। तो डिवीजन से ठीक पहले ये देखा जाता है कि क्या मतलब भर की ग्रोथ हो गई है। अगर नहीं हुई है तो जो बची है वो ग्रोथ कहां कर लोगे। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन भी कुछ कम रह गया है, कोई कमी उसमें रह गई है, तो वो भी कहां पूरी कर लोगे। यदि कोई ऑर्गेनेल कम रह गया है तो उसकी भी कमी कहां पूरी कर लोगे। तो जो कुछ भी कमी है वो कहां पूरी की जाएंगी, G2 फेज में। अगर ग्रोथ में कुछ कमी है तो सही कर लो, साइटोप्लाज्म में कुछ कमी है सही कर लो, ऑर्गेनेल में कुछ कमी है सही कर लो, डीएनए कम है उसको भी सही कर लो। इसी नाते किसी किसी बुक में लिखा मिलेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन G2 फेज में भी होता है। अगर यहाँ कुछ कम रह गया तो यहाँ क्या है, पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो सेल ग्रोथ कंटिन्यू चल ही रही थी। दूसरा, अब क्या बनाओगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और ये प्रोटीन की सिंथेसिस उसी तैयारी में किया गया है कि अब सेल का क्या होना है, डिवीजन होना है। आरएनए अगर कुछ बचा है तो उसकी भी क्या कर लेंगे, सिंथेसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या, अभी आगे सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनेंगे, तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और ट्यूबुलिन प्रोटीन भी तो बनानी पड़ेगी। तो डिवीजन के लिए जो स्पिंडल फाइबर की ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसकी भी सिंथेसिस कहाँ होगी, G2 फेज में। तो बिल्कुल ठीक सेल डिवीजन से पहले चेकलिस्ट चेक की गई है सारे सामान की कि सब कुछ तैयार है कि नहीं। अगर तैयार है तो फिर क्या करिए, चलिए डिवीजन कर लीजिए। तो कहाँ जाएंगे, बड़ा निकल गई, ठीक है, एम फेज में जाएंगे। ये फेज ऑफ क्या है, एक्चुअल डिवीजन। शादी की तैयारी चलती है 1 साल और बारात होती है 1 दिन, ठीक है। 24 घंटे में 23 घंटे क्या चला, तैयारी चली, और 1 घंटे में क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गए, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे। जो कुछ कमी होगी वो पूरी कहाँ कर लेंगे, G2 फेज में। अलग अलग से क्वेश्चन याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन कहाँ होगा, ठीक है। इसका ये मतलब ना निकाल लेना कि यहाँ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन नहीं होता है, यहाँ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन नहीं होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ किसका हो गया, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, और यहाँ जो कुछ बचा होगा उसका डुप्लीकेशन। प्रोटीन की सिंथेसिस भी सब जगह होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा कहाँ है, केवल G2 में लिखा है। तो हम क्या याद रखेंगे, G2 फेज याद रखेंगे। अब जरा एनसीईआरटी खोले, चलो लिखा है किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल को समझना चाहते हो तो कहां समझ में आएगा, ह्यूमन सेल इन कल्चर में समझ में आएगा। दीज सेल डिवाइड लगभग एक बार कितने समय में, 24 घंटे में। लिखा है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या करेगा, वेरी करेगा। कैसे, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल के टाइम पर भी डिपेंड करेगा। जैसे एक यीस्ट अलग ऑर्गेनिज्म है और डिवीजन कितनी देर में हो जाता है, कितनी फेज है, 2 मेन फेज है, एक का नाम इंटरफेज और एक का नाम एम फेज। जो एम फेज है वो फेज वही है जिसमें क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस आकर। और इंटरफेज क्या है, तो कहोगे फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 एम फेज के बीच में क्या है, इंटरफेज, और 2 इंटरफेज के बीच में क्या है, एम फेज। कह रहा है ये नोट कर लो, तो नोट तो कर ही चुके हैं क्या, कि जो 24 घंटे का टोटल टाइम है उसमें से सेल डिवीजन कितनी देर रहता है, केवल 1 घंटे। तो बचा कितना, 23 घंटे। तो इंटरफेज ने कितना समय ले लिया, तो मोर देन 95%, मतलब 23 घंटा इसमें चला गया। एम फेज की शुरुआत किससे होगी, तो कहोगे न्यूक्लियस के डिवीजन, इसको कहते क्या, हाँ इसमें दोनों डाटर सेल अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, और इसको कहेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद इसका खत्म कब होगा, तो कहेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसको कहोगे क्या, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज का दूसरा नाम रेस्टिंग फेज है,
ये टाइम है जिस दौरान सेल क्या कर रही है, तैयारी कर रही है डिवीजन की। और इसमें होगा क्या, तैयारी में दो ही काम, सेल की ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन। वो भी किस मैनर में, ऑर्डर मैनर में करोगे। इंटरफेज में 3 फेज हैं, कौन सी, G1 फेज, S फेज और G2। ये गैप 1, ये गैप 2 है, ये सिंथेसिस। ये गैप किसके किसके बीच है, अरे माइटोसिस और डीएनए सिंथेसिस के बीच ही तो गैप है। बस गैप एक माइटोसिस के बाद है, एक माइटोसिस के पहले। ये बाद है तो पोस्ट माइटोटिक और ये पहले है तो प्री माइटोटिक। ये लाइन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। G1 फेज कौन सी फेज है, तो कहोगे इंटरवल या बिटवीन किसके बीच, माइटोसिस और क्या लिखा है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो और डिवीजन खत्म हो, उसके बीच में क्या है, तो आंसर देंगे G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो क्या बाकी में इनएक्टिव रहती है, नहीं, बाकी में भी एक्टिव रहती है। एंड कंटिन्यूअसली क्या करेगी, ग्रो करेगी, क्या नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। एस फेज की अगर हम बात करें तो इस दौरान क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा। इसी दौरान अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर इनिशियल अमाउंट कितना माना जाए 2 से, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 4 से। लेकिन नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। इफ सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर एट G1, तो आफ्टर S भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। हाँ, अगर एनिमल सेल है तो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस में होगा, लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग द G2 फेज, एक ही लाइन लिखिए, प्रोटीन बनाएंगे और किस रेस्पेक्ट में बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। जबकि सेल ग्रोथ अभी भी क्या है, कंटिन्यू चल रही है। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, पहले से पता है कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है जो हमेशा रूट टिप और शूट टिप को बढ़ाते रहते हैं। चलो, ये क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हम लोग। जरा एक हेडिंग डालो, क्विसेंट स्टेज। जरा देख लो बेटा, इधर अभी लिखो नहीं, इधर देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल साइकिल है, खास बात है। ये मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल की सेल साइकिल है और फेज आपको पहले से पता है कि ये क्या है, M फेज, ऐसे ये क्या है, G1 फेज, ये S फेज और ये G2 फेज। सब कुछ सही चल रहा था। सेल G1 में गई, फिर S में गई, फिर G2 में गई, फिर M में डिवाइड की, फिर G1 में गई, फिर S में गई, फिर G2 में, फिर M में डिवाइड की। अभी लिखो नहीं, सुन लो। तो हुआ क्या, एक सेल जो G1 फेज कंप्लीट करती है, वो कंप्लीट करके किस में जाती है, S फेज में। और सेल अगर एक बार S फेज में चली गई तो सेल मस्ट बी डिवाइड। मतलब एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो उसके डिवीजन को कोई रोक नहीं सकता है। क्यों, अगर आप डिवीजन रोक दोगे तो उसमें डीएनए कंटेंट तो डबल बना रहेगा ना। तो एक बार डीएनए डबल हो गया तो फिर डिवीजन नहीं रुकेगा। तो यदि रोकना चाहते हो तो क्या करो, सेल को एस में ना जाने दो। तो जब सेल को एस में नहीं जाने देंगे तो सेल जाएगी कहां। तो यदि सेल ने तय किया है कि हमको डिवीजन नहीं करना है तो किसमें चली जाएगी, G0 फेज। फिर से सुनेंगे, यदि कोई सेल
डिवाइड करना चाहती है तो G1 से किस में चली जाएगी, एस फेज में, और फिर अपना घूम करके आ जाएगी। लेकिन यदि सेल ने ये तय किया है कि हम डिवीजन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी, तो वो G1 से एग्जिट कर जाएगी और कहाँ चली जाएगी, G0। अब जब G0 में जाएगी तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। फिर कुछ दिनों बाद उसने तय किया कि नहीं, हमको डिवीजन करना है, तो डिवीजन करना है तो फिर से क्या है, फिर से ये लौट आएंगे इसमें G1 में और फिर किस में चले जाएंगे, एस फेज में। तो हमारे शरीर में दो टाइप की सेल पाई जाती हैं। पहली टाइप की वो सेल होती हैं जो कभी कभार डिवाइड करती हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ की सेल है, चोट लग गई तो डिवाइड करके घाव भर लेंगे, नहीं तो डिवीजन नहीं करना है। तो कुछ सेल ऐसी होती हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसे इंजरी हो गई या सेल की डेथ हो गई और सेल को रिप्लेस करना है, नई सेल बनाना है तो डिवीजन करेंगे, और नहीं बनाना है तो नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ सेल कहती हैं कि हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे। तो जो सेल कभी डिवाइड नहीं करेंगी वो, और जो सेल कभी कभार डिवाइड करेंगी वो किस फेज में पाई जाएंगी, G0 फेज। और G0 फेज को कहते हैं क्या, क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन है जो याद रखने हैं। पहला सवाल, यदि कोई सेल G0 फेज में गई है तो एग्जिट कहां से किया है, तो कहोगे एग्जिट फ्रॉम G1। अब G1 में दो ऑप्शन, G1 के बिगिनिंग में कि G1 के अंत में, तो कहोगे एट लास्ट ऑफ या एट एंड ऑफ G1। G1 के आखिरी में तय करते हैं कि हमको एस में कदम रखना है कि नहीं रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन। सेल साइकिल से निकल जाएंगे कि एग्जिट फ्रॉम G1 है, तो ये G1 से एग्जिट है, सेल साइकिल से एग्जिट नहीं है। लेकिन सेल साइकिल तो रुक गई है ना, इसी नाते इसको सस्पेंड द सेल साइकिल कहते हैं। आया हुआ सवाल है, G0 के बारे में क्या सही है, एक ऑप्शन एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, एक ऑप्शन सस्पेंड द सेल साइकिल। तो आंसर क्या देंगे, सस्पेंड द सेल साइकिल। तो एग्जिट कहां से हुई है, G1 से, और कहां चले गए हैं, G0 में चले गए हैं। अब G0 में जो चली जाएगी, ये बताओ वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी कि इनएक्टिव। अगर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गई इसका मतलब सेल की हो जाएगी डेथ। ऐसा तो होना नहीं, क्योंकि उसको लौट के भी तो आना पड़ सकता है। तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, लेकिन वहां क्या क्या नहीं होगा, तो वहां ना तो सेल की ग्रोथ होगी और ना ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो। क्यों, अगर ग्रोथ और रेप्लिकेशन ही करना होता तो G0 में काहे गए होते, इसमें ना चले गए होते। तो ना तो ग्रोथ होगा ना तो रेप्लिकेशन होगा, बस मेटाबॉलिकली क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। इसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं, ऐसी सेल जो कभी डिवाइड नहीं करती, जैसे हार्ट की सेल और नर्व की सेल, ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक लिखा। ऐसी सेल जो कभी कभार डिवाइड करती हैं, जो चोट लग जाए, इंजरी हो जाए या रिप्लेसमेंट करना हो किसी सेल का तब डिवाइड करेंगी, ये दोनों सेल। एक आखिरी सवाल, प्लांट की मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती हैं, फिर इलांगेट करती हैं, फिर मैच्योर सेल हो जाती हैं। आराम से बताइएगा, मैच्योर सेल का दूसरा नाम डिफरेंशिएटेड सेल है, हाँ या ना, क्वेश्चन बताइएगा। डिफरेंशिएटेड सेल ऑफ प्लांट किस में होगी, G1 में, S में, G2 में, M में कि G0 में। तो अगर डिफरेंशिएटेड है तो डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर चुकी है ना, और अगर डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो गई है तो कौन सी फेज है, G0 फेज है। मैं लिख रहा हूं, आप लिख डालिए। फेज ऑफ नॉन डिवीजन या इनएक्टिव फेज। सेल क्या होगी,
मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, लेकिन क्या नहीं होगा? नो रिप्ली नो डिवीजन। एग्जाम्पल, नॉन डिवाइडिंग सेल जैसे हार्ट सेल, नर्व सेल। एग्जाम्पल, ओकेजनली डिवाइडिंग सेल फॉर सेल रिप्लेसमेंट एट इंजरी या सेल डेथ। क्या हो जाता है? सेल एग्जिट कर जाएगी फ्रॉम G1 फेज और इंटर कर जाएगी इन G0 फेज। तो क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगी क्या? सेल साइकिल। ना तो ग्रोथ होगा, ना तो रेप्लिकेशन होगा, ना तो डिवीजन होगा। इसके दो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख लो, डिफरेंशिएटेड सेल ऑफ प्लांट। ये भी तो G0 में होंगे। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में जीन है, एंजाइम है, हार्मोन है और CDC के पर्टिकुलर एंजाइम है ऑक्सिन साइटोकाइनिन। इधर देखो, होता क्या है कि ये जो G1 फेज है और ये जो S फेज है, G1 फेज जहां समाप्त हो रही होती है और S फेज जहां शुरू हो रही होती है, उसी जगह एक चेक पॉइंट पाया जाता है और इस चेक पॉइंट का नाम G1S, पूरा नाम इसका ये है, चेक पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, एक जहां G2 समाप्त हो रहा होता है और M शुरू हो रही होती है, यहां पाया जाता है G2M चेक पॉइंट, और एक M में पाया जाता है जिसे कहते हैं M चेक पॉइंट। तो पॉइंट हो गए 3, G1S चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट। इसी का दूसरा नाम G1 चेक पॉइंट है, इसी का दूसरा नाम G2 चेक पॉइंट भी होती है, लेकिन रियल में G2 और M के बीच है। अब पर्पस देख लो, चेक पॉइंट का यहाँ पर्पस ये है कि डिवीजन होने जा रहा है, डाटर सेल बनेगी, उस डाटर सेल में कुछ गड़बड़ ना हो। देखो कैसे गड़बड़ी चेक की जाती है। मान लेते हैं कि कोई सेल G1 में है और वो S में जा रही है, और S में जाएगी तो DNA डबल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उस सेल के DNA में म्यूटेशन हो चुका हो और उस सेल का DNA खराब है। आप सोचो, एक सेल है जिसका DNA खराब है, यदि वो S फेज में चली गई तो फिर डिवीजन जरूर होगा और 2 सेल बन जाएंगे।
तो अब खराब डीएनए वाली 2 सेल हो जाएंगे, फिर दोनों फिर डिवाइड करेंगे तो खराब डीएनए वाली 4 सेल हो जाएंगे। तो यदि किसी सेल का डीएनए खराब हो गया है तो उसके डिवीजन को रोक देना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? G1S चेक पॉइंट, और यही इसको यहां से बाहर निकाल देगा और कहां पहुंचा देगा? G0 में, कि तुम्हारा डीएनए खराब हो गया है, अब तुम डिवाइड ना करो। फिर से सुनते हैं, किसी सेल के पास डीएनए है, वो एस फेज में जाने वाली है, लेकिन डीएनए खराब है, डैमेज है। तो यदि वो एस फेज में जाएगी तो डबल हो जाएगा, तो डीएनए खराब वाला ही तो डबल होगा। तो कल को जो सेल बनेगी उन दोनों में खराब डीएनए होगा, फिर वो डिवाइड करेंगे तो और खराब और खराब और खराब, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी। तो नेचर ने व्यवस्था की है। G1S चेक पॉइंट ये सुनिश्चित करता है कि जो सेल एस फेज में जा रही है उसका डीएनए इंटैक्ट है, डीएनए हेल्दी है कि नहीं है। यदि हेल्दी है तो अलाउ कर देगा ये चेक पॉइंट कि कहां जाओ, एस में जाओ, डिवीजन करो, बात खत्म। और अगर हेल्दी नहीं है तो यहीं से एग्जिट हो जाओ, कहां चले जाओ? G0, बात खत्म। मान लेते हैं सेल ने कहा नहीं हमारा डीएनए बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है, हमको एस में जाने दीजिए। G1 चेक पॉइंट ने चेक किया, उसको लगा हेल्दी एनए हेल्दी है, ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़ो। वो चले गए एस फेज में, एस फेज में गए, डीएनए डबल किए, फिर G2 में गए, आर्गन वार्गन सब सही कर लिए, बिल्कुल एम फेज में जाने वाले थे, तो कौन रोक लेगा? G2M चेक पॉइंट। ये फिर से देखेगा कि अच्छे से डबल किए हो कि डबल नहीं किए हो। यदि डीएनए डबल नहीं हुआ है तो ये वापस भेज देगा कहां? एस फेज में, कि जाओ डबल करके आओ। अगर प्रोटीन की कुछ कमी है तो ये रोक लेगा। तो G2 चेक पॉइंट ऐन मौके पर डिवीजन से ठीक पहले ये तय करता है 2 चीजें, सेल की ग्रोथ प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, डीएनए प्रॉपर डबल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, कुछ कमी है, तो पहले पूरी कर लो, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। तो बंटवारा होने से ठीक पहले कौन चेक करेगा? G2 चेक पॉइंट या G2M चेक पॉइंट। और चेक क्या करेगा? ये सुनिश्चित करेगा डीएनए का कंटेंट मस्ट बी डबल और सेल की ग्रोथ प्रॉपर हो गई। यदि हो गई है तो G1 चेक पॉइंट G2 चेक पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं, हो जाने देगा। कहां चले गए? एम फेज। एम फेज में बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा होने के ठीक पहले देखो क्या होता है, पहले सारा सामान रखा जाता है, ठीक है। तो जब सारा सामान रखा जाएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये वाला आधा तुम ले लेना, ये हम ले लेंगे, ये आधा तुम लेना, ये हम ले लेंगे, ऐसे ऐसे तो बांटेंगे। तो क्रोमोसोम को एक लाइन में खड़ा किया जाएगा, क्रोमोसोम को एक लाइन में खड़ा किया जाएगा और मेटाफेज पे अरेंज किए जाएंगे, और तभी एक एक क्रोमोसोम बीच से काट काट के बांटा जाएगा। ऐसा थोड़े होगा कि इधर के बड़े बड़े वाले तुम ले लो और छोटे छोटे वाले तुम ले लो, ये तो किया नहीं जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेटाफेज पर सारे क्रोमोसोम एक लाइन में खड़े होते हैं। मेटाफेज पर सारे क्रोमोसोम अगर लाइन में नहीं लगे हैं तो उनको लाइन में लगवाएगा कौन? एम चेक पॉइंट। और तब फाइनली बीच से क्या किया जाएगा? बांटा जाए। असली बंटवारा तो वही है ना। तो क्या क्या हुआ है? G1S चेक पॉइंट का काम ये सुनिश्चित करना कि जिस सेल का डिवीजन होने जा रहा है उसका डीएनए हेल्दी है कि नहीं। यदि हेल्दी है तो एस में जाओ, और नहीं है तो किनारे हटो, लोगों को जाने दो, बात खत्म। और अगर हेल्दी है तो वेरी गुड, एस में चले गए, जाके डबल कर गए। कहां चले गए? G2 में सब ग्रोथ होत कर लिए, प्रॉपर डिवीजन करने वाले थे। तब चेक किया जाएगा कि क्या अच्छी ग्रोथ हो गई है, हाँ टिक कर दिया गया। क्या डीएनए डबल हो गया है? हाँ टिक कर दिया गया। तो जाओ रिवीजन करो। वहां ऐन मौके पे सब चीजें क्या है? लाइन में लगाई जाएंगी और तब बंटवारा किया जाएगा। ये कौन चेक करेगा? एम चेक पॉइंट। हम लिख रहे हैं, लिख डालिए। G1S चेक पॉइंट ये इंश्योर सुनिश्चित करेगा, इंश्योर
सेल मस्ट हैव हेल्दी डीएनए फॉर डुप्लीकेशन। बस इतना ही काम है इसका, म्यूटेशन वगैरह तो नहीं हुआ है। G2M चेक पॉइंट ये क्या सुनिश्चित करेगा? एंश्योर सेल मस्ट हैव क्या? नॉर्मल ग्रोथ एंड डीएनए मस्ट बी डबल्ड। डबल होना चाहिए। अगर डबल नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको, इसमें जाओ, डबल करके फिर आना, तब चले जाना आगे। इंश्योर all chromosome align at metaphagic plate। अगर अलाइन नहीं होगा तो अरे तो अलाइनमेंट कर लेंगे ना, कोई क्रोमोसोम ऊपर है कोई क्रोमोसोम नीचे है तो खींच के बराबर नहीं लाएंगे, तो एक लाइन में खड़ा कर देंगे। आखिरी दो सवाल। ये लिख लिया बेटा, ये लिख गया, बस दो क्वेश्चन और हैं। चलो इधर देखो, माइटोसिस माइटोसिस इन एनिमल सेल कहां होती है? ओनली इन डिप्लॉयड सेल, लेकिन ओनली नहीं, बोथ इन, किसमें? डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल। तो कह रहा प्लांट में कौन सी डिप्लॉयड सेल है जिसमें माइटोसिस होती है? बताओ बेटा, वही लिख देंगे। प्लांट में कौन सी डिप्लॉयड सेल है जिसमें माइटोसिस होती है? यही तो क्वेश्चन है। तो आंसर देंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। टू एन होती है, रूट टिप और सूट टिप, जहां कहीं मिलेगी वहां होगा। और कौन सी हैप्लॉयड सेल है? विद माइटोसिस। बताओ, गैमीट में डिवीजन करा दोगे? नहीं, कैसे याद रखोगे? इधर देखो जरा, स्पोरोफाइट क्या होता है? 2n होता है। इससे होती है मियोसिस, बनता है स्पोर, क्या होता है? n। और स्पोर से बनता है गेमेटोफाइट, मल्टीसेलुलर होता है ना। तो अगर गेमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है, इसका मतलब स्पोर में क्या हुई है? माइटोसिस हुई है।
तो कौन सी सेल है जिसमें माइटोसिस हुई है? तो कहोगे स्पोर में हुई है। और स्पोर की माइटोसिस से बनता क्या है? फॉर्म मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट। ये घटना होती किसमें है? इन एल्गी, या तो एल्गी में मिलेगी, या तो ब्रायो में, या तो टेरिडो में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट बनता है, लेकिन कुछ सेल का होता है। जहां कहीं स्पोर डिवाइड किया वहां स्पोर का मतलब है वही उसका क्या हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगी। गैमीट में थोड़े हो जाएगी। तो कहां कहां एटीपी बनाओगे? अरे हम चाहते हैं सवाल ना गलत हो। कहां कहां एटीपी बनाओगे? जहां हम कहेंगे वहां बना लोगे हैं? सब फिक्स जगह हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह और क्रेब साइकिल में 1 जगह। और कहां कहां NADH2 बनाओगे? ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह, क्रेब साइकिल में 3 जगह। और कहां कहां FADH2 बनाओगे? 1 जगह। कहां? क्रेब साइकिल। कहां कहां CO2 निकालोगे? ग्लाइकोलिसिस में निकालोगे और लिंक रिएक्शन में 1 CO2। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं निकालेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 1 है। ठीक है, और उसके बाद क्रेब साइकिल में 2 हैं, और ETS में नहीं है। सब सवाल हैं। चलो, इन एनिमल सेल माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन कहां होती है? तो कहोगे डिप्लॉयड सेल। अच्छा, एक एक्सेप्शन छूट गया है, जरा देख लो। अभी आगे हनी बी पढ़ेंगे। हनी बी में जो मेल हनी बी है वो हेप्लॉयड होते हैं। तो मेल हनी बी हेप्लॉयड होते हैं और उसमें गैमीट माइटोसिस से बनता है। तो मेल हनी बी इसका एक एक्सेप्शन है। इन जनरल डिप्लॉयड में ही मिलेगा। इधर टिक कर लो बेटा, एक्सेप्शन टिक कर लो। जहां हेप्लॉयड सेल में क्या हो जाती है? माइटोसिस। एग्जाम्पल कौन सा? मेल हनी बी। जबकि प्लांट की बात करेंगे तो माइटोटिक डिवीजन हेप्लॉयड में भी और डिप्लॉयड। कह रहा चले जाओ चैप्टर नंबर 3 में और वहां क्या पढ़ लो? पलटो पन्ना जरा, पन्ना तो पलटो चैप्टर 3 का, और हमको ये हेडिंग ढूंढ के दिखाओ। मतलब इनको यही नहीं पता है कि उस चैप्टर में ये हेडिंग नहीं है। कह रहा चैप्टर 3 में जाओ और क्या पढ़ो? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वहां से क्या किए हैं? वहां हटा दिए हैं, बता दिए आगे चले जाना चैप्टर 10 में वहां पढ़ाए हैं। ठीक है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पहले चैप्टर 10-3 में थी, अभी है ही नहीं। कह रहा पता करो वो कौन सी स्पीसीज है और वो कौन सी स्टेज है जहां माइटोसिस होती है। किसमें? हेप्लॉयड। तो स्पीसीज कौन सी बताओगे? एल्गी बता दोगे, ब्रायो बता दोगे, टेडो बता दोगे, और स्टेज स्पेशली स्पोर से जब क्या बनाओगे? गेमेटोफाइट बनाओगे, तभी क्या होगी? माइटोसिस। आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर पर हम लोग एम फेज मतलब माइटोटिक फेज या माइटोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद मियोसिस।